हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज है नया दिन और हम कर रहे हैं एक और टॉपिक, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जो आपका सब्जेक्ट है बीएड का, उसका टॉपिक नंबर 3 दैट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स ऑफ लर्निंग। आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग कर रहे हैं बीएड के सारे सब्जेक्ट्स को कवर वन बाय वन। बहुत कुछ हम कर चुके हैं, बहुत कुछ हम कवर कर रहे हैं। आप वीडियो सारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप गो थ्रू ज़रूर करें। वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन उनके लिए जो बच्चे नए हैं। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो जो टॉपिक नंबर 3 है, आई होप आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, उसका नाम है मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स ऑफ लर्निंग। हमने समझा था कि क्या लिंग्विस्टिक मल्टीलिंगुअलिज्म वगैरह होता है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ भी समझेंगे। तो देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब क्या होता है। मल्टी मीन्स बहुत सारे, है ना। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और लिंगुअलिज्म का मतलब लैंग्वेज से होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस टॉपिक में कि मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे हम एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग यूज़ करें, है ना। देखो, हम लोग के यहाँ क्या है, जो लैंग्वेज है वो कभी बैरियर ना बने। जब नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाए या साउथ का बच्चा नॉर्थ में जाए, तो लैंग्वेज उसकी लर्निंग के अंदर एक बैरियर ना बने। ऐसा हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करें अपनी लर्निंग में कि वो एज अ रिसोर्स वर्क करे। एज अ रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो कभी काम आती हैं चीज़ें, है ना। तो एज अ रिसोर्स काम करे, एज अ बैरियर नहीं। एज अ बैरियर नहीं, एज अ रिसोर्स काम करे। ठीक है, समझ आया। तो चलो अब इसको समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस, मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी भी आती है, आप कन्नड़ आती है, मलयालम आती है ना, जो भी लैंग्वेज हैं, वो सारी लैंग्वेजेस को मिला करके हम कैसे उसे एक पावरफुल टूल बनाएं अपनी लैंग्वेज लर्निंग के लिए, है ना। लैंग्वेज को हम किस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे लिए रिसोर्स बने। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू यूज़ मल्टीपल लैंग्वेज। आपको इस काबिल बना देना कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करें इज़ अ पावरफुल रिसोर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं और अपनी लर्निंग को एनहांस कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस को लर्न करना ही मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। अगर आप हैं, आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, आप फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, कन्नड़ आती है, ये सब, तो आप मल्टीलिंग्विस्ट हैं। क्या मल्टीलिंग्विस्ट है, मतलब कि आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या मतलब हुआ कि जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, है ना। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म का लिटरल मीनिंग है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, इससे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ना। इससे कल्चरल अवेयरनेस बढ़ती है। मान लो एक बच्चा है साउथ का, कन्नड़ आती है उसे, है ना, और उसने हिंदी भी सीख ली। तो जब वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में आएगा या हिंदी स्पीकिंग पीपल से बात करेगा, तो एक कल्चरल जो बैरियर है वो वहाँ पर उसको नहीं मिलेगा। वो उन सब को पार करके क्या कर पाएगा, उन सब को पार करके वो लर्निंग सीख पाएगा। जबकि एक बच्चा है जो बिल्कुल साउथ में कन्नड़ में रह रहा है और उसको हिंदी नहीं आ रही है ना, और वो नॉर्थ में आता है, आकर के अपनी पढ़ाई करने आया, मान लो डीयू में, तो फिर वो हिंदी स्पीकिंग बच्चों के साथ वो नहीं बोल पा रहा है, तो उसको वहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। सेम एज़ फॉर हिंदी पीपल, हिंदी पीपल को अगर साउथ की लैंग्वेज नहीं आ रही, मलयालम नहीं आ रही, कन्नड़ नहीं आ रही, तो वहाँ के लोगों के साथ आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, राइट। तो यही बात कह रहा है ये कि क्यों मल्टीलिंगुअलिज्म ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती बढ़ती है। आपका दिमाग जो है वो चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कर देता है। कल्चरल अवेयरनेस आती है ना। और सेकेंडरी थिंग एक और चीज़ है, हमारा जो कंट्री है ना, वो मल्टी डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र है ना, वो भी होता है। मतलब हिंदी वाले ने कन्नड़ सिखा दी, कन्नड़ वाले ने हिंदी सिखा दी, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किल्स जो हैं वो कन्नड़ पीपल को आ रही हैं, वो स्किल्स जो हैं वो हिंदी पीपल को आ जाएंगी। जो हिंदी स्पीकिंग को आ रही हैं वो गुजराती स्पीकिंग को आ जाएंगी। जब आप एक दूसरे को जान पा रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज जान पा रहे हैं, तो जो स्किल्स हैं वो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है
कि जो गुजराती पीपल होते हैं दे आर गुड ट्रेडर्स, है ना, वो लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं, है ना, उनको कहा जाता है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन है ना, और वो अगर साउथ गए तो हो सकता है उसका जो साउथ का फ्रेंड है जिसको जो उसको भी अगर गुजराती आती है, फॉर एग्जांपल इन ये गुजराती स्पीकिंग और उसको भी गुजराती आती है, तो वो अपनी जो स्किल्स हैं हो सकता है वो इसके अंदर भी इंटीग्रेट कर दे, है ना। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। तो इसे एज तो लैंग्वेज को किस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म को हम एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे, हमारा टॉपिक का नाम है ना कि एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ करेंगे, तो किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हाउ इट एक्ट एज, किस तरीके से ये एज अ रिसोर्स जो है लैंग्वेज एक्विजिशन में काम करती है। तो देखो, सबसे पहला हमने बोला कि कॉग्निटिव बेनिफिट्स। तो जो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जिस बंदे को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उनके अंदर ये आमतौर पर देखा जाता है कि उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑथराइज्ड बुक्स कह रही हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड मेमोरी होती है, उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी होती है। अटेंशन कंट्रोल होता है। आजकल हम लोग के साथ इशू है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे, तो यहाँ पे वो भी नहीं है, अटेंशन कंट्रोल करना आता है उनको। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, है ना, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि नई लैंग्वेजेस जो हैं वो आराम से लर्न कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र होता है जब स्किल्स डेवलप्ड इन वन लैंग्वेज, ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो स्किल्स हैं वो एक लैंग्वेज में डेवलप हो गई, तो वो सपोर्ट, वो लर्निंग को आगे वाली फर्दर जो लर्निंग होती है उसको सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है और वो फ्रेंच भी सीख रहा है एंड इज़ लर्निंग फ्रेंच, में फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड वोकैब एंड सिंटैक्स मेकिंग इट ईजियर टू पिक अप फ्रेंच, है ना। तो जैसे कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश आती है और जब वो फ्रेंच सीख रहा है तो वो देख रहा है कि इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उसके लिए वो जो फ्रेंच वाली चीज़ है ना वो पिकअप करना ईजी होगा कि यू का मतलब फॉर एग्जांपल इंग्लिश में भी तुम है और फ्रेंच में भी तुम है, तो उसके लिए वो लर्न करना ईजी होगा। और ये क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र कब सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जब लैंग्वेज जो है वो शेयर रूट्स होती हैं। आप जो भी लैटिन बेस्ड लैंग्वेज होंगी ना वहाँ पे शेयर्ड रूट्स होती हैं, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश, है ना, होती हैं वहाँ पे। देन कल्चरल अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि मल्टीपल लैंग्वेजेस जब आप पढ़ते हैं तो आपको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आती है, ओपननेस आती है, और लर्नर्स को आप मोटिवेट कर पाते हैं, है ना। देन एनहांस्ड मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, तो मल्टीलिंगुअल लिंगुअल लर्नर जो होते हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स हैं कि कौन सी लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, उसकी क्या ग्रामर है, क्या सिंटेक्स है, वो बोलना वो काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। जैसे हमारे आप देखेंगे हिंदी उर्दू, है ना, तो आपको पता, जब आप उर्दू सीख लेते हैं तो आपको पता होता है कि उर्दू कौन सा आपको का बोलना है, हलक से बोलना है या ऊपर से बोलना है, तो कौन सा बोलना है, तो वो उसकी जो ग्रामर है वो आपको समझ आने लगती है, राइट। तो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस आपको आती है। सा, शा, शा, तीनों में क्या डिफरेंस है, हिंदी बोल रहे हैं, सा कौन सा है, श कौन सा है और शा कौन सा है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये हमको समझ आने लग जाता है जब हम मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस हमें होती है, ठीक है। देन रिसोर्स लर्निंग स्ट्रैटेजीज, मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास काफ़ी सारे रेपर्टायर होते हैं स्ट्रैटेजीज़ के, जैसे कि कोड स्विचिंग, कंटेक्स्ट क्लूज, है ना। तो ये स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, इनसे ये लर्निंग जो है काफ़ी एफिशिएंट और पर्सनलाइज बनती है। देन सोशल एंड प्रोफेशनल एडवांटेजेस, जो प्रोफिशिएंसी है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब आपको आ जाती है, तो आप अब मान लो ना आपको सिर्फ हिंदी आती है लेकिन आपने इंग्लिश लर्न कर ली, आपने फ्रेंच लर्न कर ली, तो आपको क्या है कि आपको नई जॉब्स मिल सकती हैं, है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप मल्टीलिंगुअल पर्सन होते हैं, है ना। तो प्रोफेशनल एडवांटेजेस भी आपको दिखते हैं। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, है ना, तो सबसे पहले एनपीही, आप सब मुझे बताएंगे कि अभी तक हमारे इंडिया में कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ कितनी आ चुकी हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के अंदर आता है, इसीलिए आई एम आस्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के अंदर इसके बारे में बात की गई, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया। उसमें कहा गया कि हमें 1968 में ये कहा गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला हमें अपने बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए, है ना। इसके अंदर कहा गया कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको एक तो इनको 3 लैंग्वेजेस सीखनी है, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, हो सकता है साउथ इंडियन भी कर लें, ठीक है।
जबकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं उनको अपने यहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीखनी है, हिंदी सीखनी है और इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। लेकिन चैलेंज था इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा देखने को मिला, और क्योंकि हिंदी को मैंडेटरी किया गया था कि हिंदी लर्निंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँगी कि आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये उसकी ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे। आर्टिकल्स 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है। उसके बाद 1986 की पॉलिसी जो कि मॉडिफाई किया जाता है 1992 में, इसके अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला को रीइंफोर्स किया गया था। याद रखें, यहाँ पर कहा गया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी जो 86 में आई उसमें कहा गया कि अब इसको रीइंफोर्स करने का वक्त आ गया है ना, तो ये रीइंफोर्समेंट की बात कर रही है ना। तो इसने रीइंफोर्स किया 3 लैंग्वेज फार्मूला को, जहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो उन्होंने कहा कि अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जब नॉर्थ का बच्चा साउथ की लैंग्वेज भी सीखेगा तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा? लोगों को एक दूसरे को लेकर के सद्भावना आएगी, है ना, और कल्चरल अवेयरनेस भी आएगी। आपको पता, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि कन्नड़ कौन से स्टेट की है, या मलयालम कौन से स्टेट की है, तमिल कौन से स्टेट की है, तेलुगु कौन से स्टेट की है। चलो तमिल तो पता चल जाती है ना, तेलुगु कौन से स्टेट की है, तो आपको पता ही नहीं है। तो क्या होगा कि अवेयरनेस, जो कल्चरल अवेयरनेस है ना, वो बच्चों के अंदर आती है। देन फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेज, तो ये जो पॉलिसी है ये पर्टिकुलर एम्फेसिस इसका रीजनल लैंग्वेजेस पे है इन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, है ना। यहाँ पे इसके अंदर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर फोकस था, और कहा गया कि जो टीचिंग मटेरियल्स हैं उनको आप लोकल लैंग्वेजेस में जो है वो बनाइए, जिससे कि बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज को ना भूल पाएँ, है ना। ये नहीं कहा कि एडिशनल की पुरा जो चल रही हैं रीजनल लैंग्वेज से बंद कर दो, या एडिशनल लैंग्वेज जो चल रही है उसे बंद कर दो, नहीं, उन्होंने कहा कि जो नेटिव लैंग्वेज हो उसे भी आप पढ़ाइए, ठीक है। देन इसके अंदर ट्राइबल और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस की बात की गई। 1992 के अंदर एनपीई 1986 का मॉडिफिकेशन होता है, और वहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए भी कहा जाता है कि ट्राइबल लैंग्वेज हमें जो है वो प्रिजर्व करनी है, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन हमें इन लैंग्वेजेस के अंदर भी देनी है, ठीक है। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है रिसेंटली, कस्तूरी रंगन कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड की थी। तो इन्होंने कहा कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है अर्ली एजुकेशन में, वो हमें जो अर्ली एजुकेशन है, जो अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो है अभी इन्होंने जो बोला है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि कौन सा स्ट्रक्चर एनईपी 2020 के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। 5+3 करके है, पूरा नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो अर्ली एजुकेशन है ना उसको आप स्ट्रेंथन करें, जैसे कि एनईपी 2020 ने एम्फोसाइज किया कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली एट प्राइमरी स्कूल लेवल। उन्होंने कहा जो एलिमेंट्री लेवल है वहाँ पर बच्चों को, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को उनकी मदर टंग में आप पढ़ाइए, है ना, इस, ठीक है। देन 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इन्होंने कहा कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो 1968 में आई, 1986 में रीइंफोर्स हुई, यहाँ पे फिर से उसके बारे में कहा गया कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को रीअफर्म करते हैं हम, और इन्होंने कहा कि इसको हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। देन ट्राइबल माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के लिए भी कहा। उसके अलावा काफ़ी सारे मल्टीलिंगुअल डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं वो इन्होंने किए, को लेकर आई। दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म आपके पेपर में आ जाती है, सो मेक श्योर आपको ये लर्न हो, एमसीक्यू में आ जाती है, तो आप इसको लर्न कर लें, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिजिटल रिसोर्सेज आए, जैसे कि ई बुक्स, ई कंटेंट्स, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, जिससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी रिसोर्सेज है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में आई, है ना। उसके अलावा फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग पर भी यहाँ पर फोकस किया गया, ठीक है। अब हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को? देखो, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट अगर हम दें, है ना, तो सराउंड लर्नर्स विद मटेरियल्स। जो बच्चा है उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आप मटेरियल मत दीजिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस में दीजिए। बुक्स जो हैं वो बाईलिंगुअल बुक्स दीजिए, बाईलिंगुअल होनी चाहिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कन्नड़ में, तमिलनाडु में। ऐसा ना हो कोई बुक आई सिर्फ इंग्लिश में ही आई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन मोर लैंग्वेजेस टू, मल्टी लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, है ना। एजुकेशनल पोस्टर भी उनमें होने चाहिए। तो बच्चे जब पढ़ रहे हैं ना, उनका इन्वायरमेंट हमें इस तरीके से करना चाहिए कि जो डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं वो उनसे वो उनमें वो आसपास उनके उन्हें दिखें, है ना। मल्टीलिंगुअल करिकुलम, जो करिकुलम है उसके अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं उनको लेकर आइए, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़, है ना। तो ये आप करिकुलम जो है
तो फॉर इंस्टेंस अ स्कूल माइट टीच मैथ इन वन लैंग्वेज एंड साइंस इन अनदर और ऑफर बाईलिंगुअल प्रोग्राम्स वेयर स्टूडेंट ऑल्टरनेट बिटवीन लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है वो मैथ्स को इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट को, साइंस को किसी और लैंग्वेज में पढ़ाए, तो जिससे क्या होगा कि करिकुलम आपका मल्टीलिंगुअल बन जाएगा। देन पीयर लैंग्वेज लर्निंग, आप अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बनाइए स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक दूसरे से सीखें। लैंग्वेज बडी सिस्टम आप बनाइए जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जो कन्नड़ में फ्लुएंट है, एक बच्चा है जो हिंदी में फ्लुएंट है, आप उन दोनों को पेयर बना दीजिए, प्रॉब्लम्स का जो है उन दोनों से सॉल्व कराइए। तो क्या होगा कि एक बच्चा दूसरे की लैंग्वेज को वहाँ पे समझेगा, राइट। एक हिंदी वाला कन्नड़ समझेगा, कन्नड़ वाला हिंदी समझेगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि पीयर लैंग्वेज लर्निंग भी हो जाएगी। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा बार बार कन्नड़ कन्नड़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि एक ही एग्जाम्पल रहे तो आपको चीज़ें दिमाग के अंदर बैठी रहें, ठीक है। लैंग्वेज क्लब्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है, तो आपके जो क्लब्स होते हैं, है ना, फ्रेंच क्लब, स्पेनिश क्लब, ऐसे क्लब आप स्कूल में ही अगर खोलेंगे तो बच्चे जो हैं इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर अब आराम से और लैंग्वेजेस भी सीख पाएंगे, है ना। आप कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि कुकिंग क्लासेस, फिल्म स्क्रीनिंग्स, म्यूज़िक सेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज ऐप्स यूज़ करें, डिजिटल टूल्स जैसे कि डुओलिंगो है, मेमोराइज है, बेबल है। इनसे क्या इंटरेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग है। डुओलिंगो पे आप बोलेंगे, वो उधर से आंसर करेंगी, तो उससे क्या होगा, इंटरेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग जो है वो वहाँ से आप सीख पाते हैं। दैन मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग एंड रीडिंग प्रोग्राम, स्टोरी टेलिंग सेशंस जो हैं वो आप यूज़ करें, जहाँ पे बहुत सारे लिंग्विस्टिक साउंड्स, स्ट्रक्चर्स, वोकैब्स जो हैं वो यूज़ होंगी। लैंग्वेज डेज और कल्चरल फेस्टिवल, इनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर डे सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी डे, ये डे, वो डे, तो ये सारे डेज़ है ना, लैंग्वेज डेज़ को भी हम इस तरीके से अगर सेलिब्रेट करें ना, तो बच्चों के अंदर उन लैंग्वेजेस को लेकर भी सेंसिटिविटी आती हुई हमें दिखेगी, है ना। मीडिया को भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आए, कोड स्विचिंग हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि दिक्कत क्या आती है, मल्टीलिंगुअलिज्म को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात तो रिसोर्सेज नहीं है भाई, गवर्नमेंट के स्कूल्स में तो रिसोर्सेज है नहीं। हमारे पास बाइलिंगुअल टीचर्स नहीं है, हमारे पास सेम उसमें बुक होना भी, मतलब एक लैंग्वेज में बुक अवेलेबल होना ही काफ़ी टफ पड़ जाता है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। तो मल्टी लैंग्वेज में तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। मल्टीमीडिया टूल्स यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत है। देन ट्रेंड मल्टीलिंगुअल टीचर्स नहीं है हमारे पास, ऐसे टीचर्स जो कि एक ही काफ़ी लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे एजुकेटर को फाइंड करना जो फ्लुएंट हो बोथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में, है ना। तो और स्किल्ड हो टीचिंग में, मतलब उनको लैंग्वेज आती भी हो और प्लस टीचिंग भी आती हो, ऐसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि टीचिंग इज़ डिफरेंट, है ना। आपको आना और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों एक साथ मिलना बड़ा टफ मिल जाता है ना। देन करिकुलम कॉन्स्टेंट्स, बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस को करिकुलम में लाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। क्योंकि आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं स्टडीज़ के जो आपको मेंटेन करने होते हैं, तो वो भी करने हैं आपको। बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम भी बनाने हैं। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को ही अगर सिखाते रहेंगे तो वो मेंटेन करना काफ़ी टफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। तो वो जो इसीलिए वहाँ पे सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। देन कम्युनिटी और पेरेंटल रेजिस्टेंस, कम्युनिटी और पेरेंट्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है। जो कम्युनिटी और पेरेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों से काफ़ी दूर होना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से उनके ऊपर अननेसेसरी इफ़ेक्ट आए, और हो सकता है उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी हिंदी कोई भूल जाए वो, या हमारी कन्नड़ कोई भूल जाए वो, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत सारी लैंग्वेज बच्चा सीखेगा तो जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसको वो भूल ना जाए, ठीक है। टाइम एंड शेड्यूलिंग इश्यूज़ हैं भाई, स्कूल में तो हमारे पास लिमिटेड आवर्स ही हैं, हम कैसे करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी है, हमें बहुत सारे काम कराने हैं। तो टाइम और शेड्यूलिंग का भी इशू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दैन असेसमेंट और एवेल्यूशन, कौन करेगा असेसमेंट लैंग्वेज का, है ना। देन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सपोर्ट काफ़ी कम मिलता है, और हमारे पास क्लियर पॉलिसी नहीं है एजुकेशनल बोर्ड्स की तरफ से या गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से कि किस तरीके से स्कूल्स उसको इम्प्लीमेंट करें, है ना। सो लैक ऑफ गाइडेंस हमें यहाँ पे दिखती है, और फंडिंग भी हमें यहाँ पर लैक ऑफ फंडिंग भी दिखती है, ठीक है। तो एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर अगर आपको मल्टीलिंगुअलिज्म फोस्टर करना है तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बच्चों के अंदर आएगी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल कम्युनिकेटर्स भी बनते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। तो यही था
था, टॉपिक छोटा सा था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो भी मैंने इसको काफ़ी सारे डायमेंशंस ओपन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।